दोस्तों स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपका बैंक फॉर सक्सेस में। और ये जो टॉपिक लिया है ये टॉपिक है एल आई सी ओ के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों एल आई सी ओ का एओ का एग्ज़ाम जो मार्च में होता है, मार्च में कंडक्ट किया जाता है। और आपको एक महीने की फरवरी फरवरी स्टार्टिंग में जिसका फॉर्म निकल जाएगा और मार्च अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होंगे। ये हर बार जो 650 से 700 सीट के लिए इसकी रिक्रूटमेंट होती है। तो इस बार भी होगी, तो इसलिए आप पहले से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इस वीडियो को देखें और आप जो है समझिए किस तरह का सिलेबस होता है, किस तरह से आप जो है हाई स्कोरिंग एग्जाम होता है। इसमें 250 के लगभग आपको कट ऑफ जाते हैं, 250 260 के लगभग कट ऑफ होते हैं। तो आपको किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से आप मॉक अटेम्प्ट करें कि आप 250 के लगभग आप अंक ले आए, आपके एग्जाम में 250 मार्क्स ले आपको आ जाए आसानी से। ओके, चलिए देखेंगे आगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ये वीडियो दोस्तों मैंने शॉर्ट बनाया है, छोटा बनाया है, जिससे कि आप पूरा वीडियो जो है कम टाइम में देख के इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिले। ओके, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड रहूँ फास्ट रहूँगा, तो आप जो है मेरे साथ कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। ओके, तो पैटर्न जो है देखते हैं। पैटर्न इसमें क्या होता है, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिस तरह का बैंक का एबीपीएस के एग्जाम का पैटर्न होता है सेम पैटर्न इसमें होता है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम होते हैं, बट मार्क्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखो क्वांट में 30 क्वेश्चन है, बट मार्क्स जो है 90 है। 3 नंबर एक क्वेश्चन पर मिलेगा और 0.75 जो है आपके माइनस हो जाते हैं। उसी तरह रीजनिंग में भी हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं। ओके, बट क्वांट और रीजनिंग जो होता है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और जनरल अवेयरनेस होते हैं और कंप्यूटर में 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और इंग्लिश होता है बस क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसमें आपको बस पास करना होता है। इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट में या आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, बस आपको क्वालिफाई करना होता है। तो टोटल 160 हो गया, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, 120 मिनट का टाइम मिलता है। उसमें आपको मोस्टली इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग को ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। और अगर आप कट ऑफ देखो तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ अगर देखो तो पिछले बार भी जो है 261 250 से ऊपर कट ऑफ था, 260 261 के लगभग कट ऑफ था जनरल का। और सिलेक्शन जो थे 260 के लगभग में सिलेक्शन हुए थे, जिन लोगों को मेरिट लिस्ट में नॉमिनेट किया गया था उनको 260 प्लस स्कोर आए थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह कितना हाई स्कोरिंग एग्जाम है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि एक बेटर जो है स्ट्रेटजी चाहिए होगी स्कोर करने के लिए। तो वो स्ट्रेटजी क्या है कि आप जो है क्वांट सेक्शन को देखिए। क्वांट सेक्शन के जो सिलेबस होते हैं वो नॉर्मल सिलेबस जिस तरह के बैंक का हर एग्जाम होता है। आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछाते, डाटा इंटरप्रिटेशन के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 15 नंबर, 15 से 45 नंबर आपको यहाँ से आता है। उसके बाद जो आपको मिसलेनियस 10 के लगभग मिसलेनियस पूछाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है और सीरीज पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है आपके डिवाइडेड होते हैं, बस यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। मिसलेनियस में भी आपको कभी कभी 7 से 8 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, या डाटा इंटरप्रिटेशन अगर कम हो जाता है तो फिर आपको सीरीज के भी क्वेश्चन होते हैं, बट सीरीज आपको 5 नंबर का पूछा ही जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो आप क्वाड्रेटिक देख लीजिए, नंबर सीरीज देख लीजिए और डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर लीजिए। और मिसलेनियस आपको इजी होता है। मिसलेनियस अगर आप देखें रिलेटिवली दूसरे एग्जाम में देखें तो उसके रिलेटिव इसमें मिसलेनियस इजी होता है। तो आप जो है आसानी से जो है, क्योंकि अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, फिर स्कोर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि 3 मार्क्स होता है एक क्वेश्चन में। तो ये सेक्शन स्कोरिंग है। रीजनिंग स्कोरिंग है, रीजनिंग में पजल ज़्यादा होते हैं और कोडिंग डिकोडिंग होता है, सिलोगिज्म के क्वेश्चन होते हैं, इनइक्वालिटी पूछे जाते हैं, इनपुट आउटपुट पूछा जाता है। और आपको ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा था, वो भी कोडेड होते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन होते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी होती है। इन सेक्शन से जो है रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रीजनिंग और क्वांट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। 80 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको 160 यहीं से हो जाता है। बच गए जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। दोस्तों जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर जो है, मेरा स्ट्रेटेजी ये बोलता है कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को आप रखिए। टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, स्कोरिंग ज़्यादा होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये टाइम जो आप यहाँ से बचाते हैं जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर सेक्शन से, वो आप क्वांट और रीजनिंग में यूज करते हैं। अगर मान लो आप जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करते हो, और नॉर्मल लोग जो है वो 15 मिनट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको 10 मिनट में इसलिए सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सारा कुछ पता है, सारा जनरल अवेयरनेस आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो आपने नॉर्मल लोगों से 5 मिनट पहले किया, क्योंकि वो 15 मिनट लेते हैं। तो 5 मिनट आप जो बचाया आपने वो क्वांट में आप यूज करोगे, 5 मिनट में आप 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर सकते हो क्वांट में, तो आपको वहाँ 12 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। आप रीजनिंग जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, उसी तरह कंप्यूटर अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन है। तो अगर कंप्यूटर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपने अच्छी बुक फॉलो की है, अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक आपके पूरे क्लियर है, तो आप जो है कंप्यूटर अवेयरनेस 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर लेते हो। तो फिर आपसे यहाँ पर 5 मिनट बजाते हो, उसको आप रीजनिंग में यूज करते हो। तो 120 मिनट में आपको फिर आपको इंग्लिश में भी देने होते हैं टाइम। आपको इंग्लिश में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ मैक्सिमम 18 से 20 मार्क्स होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो आपको उतना ही सॉल्व करना है जिससे आपको 17 से 18 नंबर आ जाए, जो आप कट ऑफ क्लियर कर लें।
तो उतने उसमें आपको 10 से 15 मिनट टाइम वेस्ट करना है, टाइम देना है। आप कट ऑफ क्लियर कर लिया, आपने अश्योर कर लिया कि कट ऑफ आपके क्लियर हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए इंग्लिश सेक्शन को। आप जो है जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर में पूरा का पूरा अटेम्प्ट कीजिए, इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आप यहाँ पर 120 के 120 मार्क्स लाएं, और गलती भी हो तो आपका 110 तक तो आ ही जाए। क्योंकि आपको क्वांट और रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 30 में 60 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। वहाँ आपको टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ पर 55 ही अटेम्प्ट कर पाए, 50 ही अटेम्प्ट कर पाए। बट जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर सेक्शन के साथ क्या है, कम टाइम लगता है और ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर पूरा अटेम्प्ट करें। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप दोस्तों फॉलो करते हैं तो आप जो है 250 के लगभग सॉल्व ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 250 से 260 के लगभग आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी था रिलेटिवली। आप लास्ट प्रीवियस ईयर में देखें तो आने वाले ईयर में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रिपेयर इस तरह से कीजिए कि टफ पेपर का भी कीजिए, मीडियम का भी, मॉडरेट का भी कीजिए, और हाई लेवल का भी कीजिए। तो हर तरह का अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, तो अगर जिन लोगों के एग्जाम सारे खत्म हो गए, आईबीपीएस क्लर्क मेंस तक जिनका लास्ट एग्जाम था, वो अब जो है इस पर फोकस कीजिए। अगर आपने आईबीपीएस एसओ एग्जाम या पोस्ट ऑफिस का नहीं बढ़ा है, तो अब जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आपकी इंग्लिश जो है वीक है, तो आप जो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है एलआईसी एओए के रूप में। तो आप एलआईसी एओए को जो है इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप एलआईसी एओए में 250 260 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं और स्कोर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर पेपर इजी होता है तो आपका डिपेंड करता है, तो आपका नॉलेज चेक नहीं होता, तो आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट चेक होती है। अगर पेपर टफ होता है तो फिर आपका नॉलेज चेक होता है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिंपल जो मैंने बताया, क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन पूछ ही भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, बट प्रिपेयर कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का। नंबर 3 डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसलेनियस। दोस्तों हर मिसलेनियस में जो है आप उतने हाई लेवल में प्रिपेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर पेपर टफ होगा तो फिर मिसलेनियस अटेम्प्ट मत कीजिएगा। मेरा यही मानना है कि अगर पेपर टफ हो तो मिसलेनियस को जो है इग्नोर कीजिए, दूसरे सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर उनको आपने अटेम्प्ट कर लिया तो फिर अगर उसमें एक्यूरेसी रही आपकी, तो फिर आप स्कोर कर जाओगे, आपके कट ऑफ क्लियर जरूर हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि मिसलेनियस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने बचपन से मिसलेनियस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया और आप जो है 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर तो मैं आपको कहूँगा कि आप मिसलेनियस को भी प्रिफेयर करें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी वहाँ ज़्यादा है। तो डिपेंड करती है कि आप किस तरह का आपने प्रिपरेशन कर रखा है। ओके, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस था। देखिए रीजनिंग देखते हैं, इसमें अनफिट आउटपुट पूछा जाएगा, सिलोगिज्म पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट एजम्पशन। ये दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के टर्म टॉपिक्स हैं। स्टेटमेंट रीजन हो गए, एसम्पशन रीजन हो, कंक्लूजन हो गए, या इम्प्लीकेशंस, इंफरेंस वगैरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको लॉजिकल रीजनिंग में आता है। ये आपको लॉजिकल रीजनिंग जो है आर एस अग्रवाल को फॉलो कीजिए, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको प्रैक्टिस कर जाइए। ये प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा आएगा। पजल्स जो है वो पजल्स 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 जो है उस पर पजल्स जो है पजल्स और में भी सिटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर बेस्ड पजल पूछा सकते हैं। आपको ब्लड रिलेशन बेस्ड भी पजल पूछा सकता है। अगर पेपर टफ किया जाएगा तो फिर ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल पजल पूछा जाएगा आपसे। सिटिंग अरेंजमेंट भी लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, और स्क्वायर जो हो गया। उसमें भी दो लेवल देखिए, आप 2 वेरिएबल वाला ट्राई कीजिए। अगर आपको स्टेट दिया हुआ, कोई जगह का नाम दिया हुआ है और लोगों का पोजीशन दिया हुआ है, लोगों के बारे में दिया हुआ है, मतलब ABCD 8 आदमी है, ए से लेके जी तक, 6 7 आदमी है, उन लोगों के स्टेट के बारे में, वो अलग अलग स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, वो दिया हुआ है। या उनकी पसंद की अलग कार्स हैं, मतलब वो 8 तरह के कार पसंद करते हैं, यहाँ 3 वेरिएबल हो गया। उनके बीच रिलेशन दे दिया गया, फिर 4 वेरिएबल हो गया। इस तरह से पेपर को लेवल इंक्रीज किया जाता है। जितने वेरिएबल का होगा, पजल्स होगा, उतना आपका पेपर का लेवल इंक्रीज होगा। तो हर तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पजल्स के थे टॉपिक्स। फिर इसमें पजल्स में टेबुलर पजल भी आते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग भी होती है, इजी टॉपिक्स होते हैं, रैंकिंग इजी होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, और रीजनिंग में आपको स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग में जैसे पिछले साल का अगर पेपर देखो, तो रीजनिंग में लोग जो जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया था, उन लोगों ने 30 में 30 अटेम्प्ट किए थे। क्वांट में 25 से 27 के लगभग अटेम्प्ट किया था लोगों ने। और जनरल अवेयरनेस में भी जो लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग 25 के ऊपर थे। कंप्यूटर में 30 में 30 अटेम्प्ट किया था लोगों ने। तो इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तभी कट ऑफ 250 प्लस जा रहा है। ओके, आप भी उस तरह से तैयारी कीजिए, आपका भी 250 प्लस स्कोर हो सके। और यही टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि टॉपिक कोई डिफरेंट होगा, आपको टॉपिक्स यही होंगे। आपको सिलेबस पता है, आपको सारा कुछ पता है, आपके पास पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, तो आपके पास सारा का बच जाता है। आपका डेडिकेशन, आप कितना डिवोटेड हो इस चीज़ के लिए, आप तभी कुछ डिजर्व करते हो जब आपने आपके अंदर डेडिकेशन और डिवोशन है उस चीज़ के लिए। ओके, कंप्यूटर का सिलेबस देखते हैं। कंप्यूटर में जो है
बेसिक सिलेबस होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर के बारे में देख लो, डाटाबेस का कंसेप्ट बेसिक्स पता कर लो, नेटवर्क के बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, एब्रीविएशंस पता होने चाहिए, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता है, जनरेशन होता है कंप्यूटर का, वो आपको पता होना चाहिए, मेमोरी और इनपुट और डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जो कोबोल हो गए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप देख लो थोड़ा बहुत। दोस्तों मैं बोलूँगा आपको, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या आपको हिंदी समझ में आती है, तो मंथन पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर के बारे में, उस बुक को प्रिफेयर करो। उसमें 8 से 10 जो है चैप्टर है, सबको पढ़ जाओ। आपको अगर हिंदी समझ में आती है तो वो बुक आपको बेटर समझ में आएगी, और सारा का सारा चीज़ उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो बुक जो है बेस्ट रहेगा आपके लिए, उसको प्रिफेयर कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपको जो है किरण पब्लिकेशन या बीएससी पब्लिकेशन, मैं कहूँगा बीएससी पब्लिकेशन का फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें एरर कम है। किरण में एरर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप बीएससी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको कंप्यूटर सेक्शन के अंदर आते हैं। कंप्यूटर सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन होगा, और सारा का सारा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के पिछले बार अगर 2016 के पेपर देखो तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे किसी भी स्लॉट में। बस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, और बैंकिंग अवेयरनेस के 2-4 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इसलिए बट ऐसा नहीं कह सकते अगले साल नहीं पूछा जाएगा। आप इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी प्लान्स देख लो, जैसे इंडोवेंट प्लान्स हो गए, एलआईसी के नए प्लान्स जो होते हैं, जो यूनिट प्लान्स हो गए या जीवन लाभ हो गया, तो इस तरह के जितने भी प्लान है वो आप उनके बारे में भी पढ़ लो। या इंश्योरेंस के टॉपिक्स जो होते हैं, टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स, उनके बारे में भी आप नॉलेज रख लो। बैंकिंग अवेयरनेस अगर देखो तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बैंकिंग अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो भी आप देख लो। दोस्तों मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पर भी आप मैंने स्टडी स्टार्ट कर दिया, स्टडी मटेरियल स्टार्ट कर दिया, ट्यूटोरियल मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने बॉन्ड्स के बारे में स्टार्ट की, बॉन्ड्स के बारे में स्टार्ट किया, क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वो मैंने पहला वीडियो बॉन्ड के बारे में बताया, मसाला बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड के बारे में, वो आप देख के समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एग्जाम्पल से मैंने समझाया किस तरह से वो वर्क करता है, बॉन्ड और डिबेंचर्स जो होते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स भी मैंने स्टार्ट किया दिसंबर से मैं हर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। मैं बैंकिंग अवेयरनेस के अलग, बैंकिंग करंट अफेयर्स के अलग, तो स्कीम्स जो होते हैं गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स अलग, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स जो होते हैं अलग हो गया, उसका अलग सेक्शन मैंने बनाया है। जो अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद जो डेथ्स होते हैं, ये अवार्ड्स होते हैं, इनको मैंने एक जगह मिसलेनियस में रखा है। और और नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज करंट अफेयर्स को एक साइड में रखा। टोटल 5 सेक्शन मैंने डिवाइड किया है, और स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको मिसलेनियस के अंतर्गत मैंने रखा है। तो 5 से 6 भाग में मैंने करंट अफेयर्स को डिवाइड किया है। और पूरा का पूरा जो है आप 6 वीडियो देखिए, 10-10 मिनट के वो वीडियो, 10 से 12 मिनट के, और वो 10 से 12 मिनट में आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से याद रख सकते हो पूरे मंथ का। मतलब 1 घंटा अगर पूरा देख लेते हो तो आप पूरा का पूरा मंथ का करंट अफेयर्स आपको याद रहेगा। कभी भी आप वो वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए, या आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसी तरह स्टैटिक अवेयरनेस में भी मैंने स्टेट वाइज स्टैटिक अवेयरनेस स्टार्ट कर दिए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मैंने पोस्ट कर रखे हैं। वो वीडियो ऑडियो फ्री है, मतलब उसमें मैंने ऑडियो नहीं किया है। आप बस उस वीडियो को देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए उसी टाइम पर। ओके। उसी तरह आप इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स भी याद रख सकते हैं। मैंने करंट अफेयर्स बता ही दिया किस तरह से आपको आपको भी प्रैक्टिस करने प्रिपेयर करने हैं, उस तरह आप भी प्रिपेयर कीजिए। रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश बस क्वालिफाइंग नेचर है, इसलिए इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आपका इंग्लिश कमजोर भी है फिर भी आप पास जरूर कर जाइएगा इंग्लिश में, अगर आपने जनरली बैंक के प्रिपरेशन कर रखे हैं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में बट क्वालिफाई करना है, तो इसलिए इसका प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। मॉक अगर फुल लेंथ बनाते हैं तो इंग्लिश पर भी उतना ही टाइम दीजिए जितना आपको ज़रूरत होती है, एग्जाम में आपको पास करने के लिए ज़रूरत होगा। तो मैं कहूँगा मॉक अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरत होती है। आप अगर अभी से मॉक अटेम्प्ट करते हो, बीएससी पब्लिकेशंस के हो गए, या कई सारे ग्रेड स्टेक के मॉक आते हैं, ग्रेड स्टेक के भी मॉक आजकल अच्छे आ रहे हैं, करियर पावर के मॉक है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कीजिए। ये सारे कुछ प्रीमियर हैं, जैसे ओलाइव बोर्ड के बहुत अच्छे लेवल का होता है ओलाइव बोर्ड का, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जब आप अटेम्प्ट करते हो तो वो मॉक आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि आप उसको एनालाइज कर सकते हो। दोस्तों मॉक अटेम्प्ट करना बेटर नहीं है, ज़रूरत ये है कि आप उसको एनालाइज कितना करते हैं। अगर आपने वही 2 घंटे का मॉक दिया, अगर उसने आप उसके बाद एनालाइज नहीं किया उसे, तो वो उसका मॉक का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर से आप वही गलती करोगे जो आपने इस बार किया है। इसलिए उसे 2 घंटे अगर आपने दिया है तो 2 घंटे और दीजिए, क्योंकि आप सारा का सारा क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। जो क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है उस समय, वो क्वेश्चन के ट्रिक्स देखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको खुद से नहीं होता है तो आप यहाँ भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसके आपके आंसर बता दूंगा कि आप किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो ये भी कर सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, brjeshmohan.333 पे @gmail.com पे, ये आप कर सकते हो।
तो इस तरह से आप एनालाइज कीजिए पेपर को, आपने जो दिया है, क्योंकि आपका एनालाइज ही आपको पता है ना आपकी कमजोरी क्या है, आप कहाँ पर लैग करते हो, तो वो चीज़ कोशिश कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है। ओके, तो नॉर्मल सिलेबस इसमें इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड हो रही है, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, थीम बेस्ड जो ऑड मैन आउट, आपको पूरा का पूरा जो 5 ऑप्शन दिया था एक ही थीम पर बेस्ड होता है, एक जो है ऑप्शन वो उस थीम पर नहीं होता, उसे आपको सेलेक्ट करने होते हैं। ये एक हो गया, सेंटेंस एक्सक्लूजन आ जाता है। तो उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन पर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, और वर्ड फॉर्मेशन पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो नए एंटोनिम सिनोनिम से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आईबीपीएस जो है इंग्लिश का पैटर्न चेंज कर रहा है, बट वो तब कर रहा है जब प्रीलिम और मेंस हो रही है, तो प्रीलिम में कुछ और पूछ रहा है और मेंस में अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको एलएसईओ में ऐसा कुछ पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं वीडियो आगे पोस्ट करूंगा इन चीज़ों के बारे में, जो नए टॉपिक्स मैंने बताया है नए पैटर्न पर, उनको आप जरूर देखिए। और उसमें जो है मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। मैं 10-10 क्वेश्चंस के सेट पोस्ट करने वाला हूँ, वो आप देख के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बस ये आपको इंग्लिश में ये सिलेबस था, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इंग्लिश को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वालिफाई ही करना है बस। अब देख लेते हैं लास्ट में कुछ टिप्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर जो है बहुत कम था, इसलिए कोई एवरेज लड़का भी 130 प्लस अटेम्प्ट कर जा रहा था एक 160 क्वेश्चन में। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई एवरेज जो है आपको आपको सिलेक्शन एवरेज होने पर नहीं डिपेंड करती है, आप अगर एवरेज हो या गुड हो तभी आपकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि 650 से 700 सीट होती है। तो अगर आप मास रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप यहाँ पर 600 से 700 में कैसे एक्सपेक्ट सकते हो सिलेक्शन अपना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके अंदर डिजर्वेशन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया डिजर्वेशन तब आती है जब आप डिवोटेड होते हो किसी चीज़ के लिए, फिर आपको वो डिवोशन दिखाना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हाँ, आप कोई भी क्लियर कर सकता है एग्जाम अगर उसने प्रैक्टिस किया हो, अच्छे से मॉक दिया हो, मॉक एनालाइज किया हो, हर टॉपिक को उसने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो, हर टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आता हो वो सॉल्व जरूर कर लेगा, अगर उसने प्रिपेयर अच्छे से कर रखा हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके सिलेक्शन को, आपके सिलेक्शन को मजबूत यही सारी चीज़ें बनाती है, आपने कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरह की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो। ओके, तो आप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 160 है तो 150 140 अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और मैथ रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जनरल अवेयरनेस में भी पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, हर सेक्शन का टाइम डिवाइड कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम अलग अलग नहीं बटा होता है, आपको 2 घंटे में खुद ही डिसाइड करने होते हैं। तो अपना आप टाइम मैनेजमेंट का जो है अपने खुद के लेवल पे बनाइए, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। ओके, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करके ही पेपर का आगे का पेपर किस तरह का होगा, किस तरह का पूछा गया है, तो उसको आप अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्रिपरेशन प्लान बनाते हैं। ओके दोस्तों, स्टडी प्लान जरूरी है, हर एग्जाम के लिए स्टडी प्लान बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। अब आप जो है टाइम प्लान, लोग कहते थे टाइम टेबल जो बनाने उसको फॉलो नहीं कर पाते, बट वो अब टाइम नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इस साल सिलेक्शन चाहिए, तो आप इस साल के लिए पूरा का पूरा गोल गोल बनाओ कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस साल का, उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो, कुछ छोटे छोटे बनाओ कि मुझे पहले मैथ क्लियर करना है, मैथ कंप्लीट करना है, फिर मुझे रीजनिंग कंप्लीट करना है, फिर मुझे क्वान्टिटेटिव इंग्लिश कंप्लीट करना है। इस तरह से उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करो, तब आपका जाके लॉन्ग टर्म गोल कंप्लीट होता है। ओके, मॉक जो है डेली बेसिस पर आप जो है कीजिए, हर रोज एक मॉक तो कम से कम बनाना ही आपको, ये आप अपना जो है ये रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जैसे आप पूजा करना, स्नान करना, पूजा करना नहीं भूलते हैं, उसी तरह जो है आप मॉक देना भी मत भूलिए। 2 घंटे जो है मॉक पढ़ दीजिए और 2 घंटे उसे एनालाइज करने पढ़ दीजिए। ओके, एटलीस्ट 1 घंटे उसे एनालाइज जरूर कीजिए। डोंट थिंक द लेवल ऑफ पेपर विल बी एज प्रीवियस ईयर, इट कैन बी एनीथिंग, आइदर टफ और मोर इजी। तो प्रिपेयर फॉर ऑल सिचुएशन, मैंने वही बताया आपको स्टार्टिंग में ही, प्रिपेयर हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहिए। अभी 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है, पूरा का पूरा आधा जनवरी, आपसे आधा से ज़्यादा जनवरी बचा हो आपके पास, फरवरी मार्च, मोस्टली मार्च एंड में या अप्रैल में एग्जाम होगा। उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए कि आपका 2 से ढाई महीने आपके पास टाइम है अभी। तो आप किस तरह से कितना सारा आप अभी आप जो है 30 से 35 से ऊपर 40 के लगभग आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, और मॉक को एनालाइज कर सकते हो। जो भी टॉपिक्स आपके कमजोर हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, हर टॉपिक पर आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट पर इंडिविजुअली टाइम दे सकते हो। तो वही आपको डिपेंड करेगा कि स्टडी प्लान आपने किस तरह से बना रखा है। ओके, तो अगर पेपर इजी होता है तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी डिपेंड करती है, अपने टाइम मैनेज किस तरह से करते हो। अगर पेपर जो है टफ होता है तो फिर आपको एक्यूरेसी और नॉलेज दोनों जरूरत होता है, क्योंकि आपको नॉलेज रहेगा तभी आप क्वेश्चन बनाओगे, और कम क्वेश्चन भी बनाओगे तो वो एक्यूरेसी के साथ आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कि सारा का सारा सही हो और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। दोस्तों यही सारे टिप्स थे, ये इतने सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, और मैं ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये एग्जाम देते हो तो उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो। मैं ये
विश्वास करता हूँ आपकी आप सारे का सारा जो है स्ट्रेटजी फॉलो करोगे आने वाले दिनों के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी अच्छी वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।